2012 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने कहा था, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पेट्रोल तो महंगा करना ही पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अब जब कांग्रेस विपक्ष के लायक भी नहीं बची है तो कह रही है पेट्रोल महंगा हो गया है और महंगाई बढ़ गई है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से बात कर रही है कि अब पेट्रोल पर जीएसटी लागू किया जाए, लेकिन राज्य सरकार मानने का तैयार नहीं। केंद्र सरकार जब सबसे बराबर टैक्स ले रही है तो एक राज्य में 89 की और दूसरे राज्य में 100 पार कैसे? इसका मतलब है कि राज्य सरकार अपने मर्जी से टैक्स वसूल रही है। देश भर की हालत देखें तो सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान और महाराष्ट्र में है। ये दोनों ही कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है। खैर ये तो मानना ही पड़ेगा, महंगाई बढ़ी है। पहले मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाकर सभी को गैस सिलेंडर दे दिया, वो भी सब्सिडी के साथ। अब सिलेंडर महंगा कर दिया और धीरे धीरे सब्सिडी भी खत्म कर दिया, यानी कि लत लगाकर छोड़ने की बात हो रही है। महिलाओं को सिलेंडर मिला, उनके लत लगा और अब जैसे भी हो सिलेंडर तो लेना ही पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत से विपक्ष इतना परेशान है, कोई 1 लीटर पेट्रोल लेकर मोदी का पुतला भी नहीं फूंक सकती। भले दारू 5,000 रुपए के पीते हैं हो, लेकिन पेट्रोल तो वाकई महंगा है। आइए डालते हैं एक नजर अटल से लेकर मोदी सरकार तक। पहले जानते हैं पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। पेट्रोल और डीजल जल्द ही सस्ते होंगे, ऐसी खबर आ रही है। खबर के है कि वित्त मंत्रालय इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बना रही है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार राज्य सरकार से भी बात कर रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़त नहीं हुई है। अब नई खबरें आ रही कि 15 मार्च तक घट सकती है कीमतें। खबर है कि 15 मार्च तक टैक्स घटाने के बारे में फैसला किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस पर जल्द ही फैसला होगा। पिछले 10 महीने से में कच्चे तेल की कीमत में 2 गुना इजाफा हुआ है। इसी तरह से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत इस समय औसतन 52 रुपए और 86 रुपए के पार है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल 100 के पार है। ऐसे में चारों ओर से बढ़ रहे दबाव से सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है। केंद्र एक्साइज ड्यूटी लेती है और राज्य वैट लगाते हैं। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर, जबकि राज्य सरकार वैट लगाती है, इसके अलावा सेस भी लगाती है। पिछले 2-3 दिनों में सरकारी अधिकारी और कॉर्पोरेट ने टैक्स को घटाने की मांग की है। कुछ दिन पहले ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहकर सरकार की आलोचना की थी, वो भी अपनी ही सरकार की, कि राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए है, जबकि रावण की लंका में 51 रुपए और सीता के नेपाल में 53 रुपए। सोमवार को सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाना चाहिए। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 2 गुना टैक्स लगता है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 महीनों में 2 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार लोगों को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा देने के बजाय खुद रेवेन्यू बढ़ाने पर फोकस कर रही है, क्योंकि सरकार को बहुत सारे सब्सिडी देनी है। वित्त मंत्रालय इस संबंध में कुछ राज्यों से भी चर्चा कर रहा है कि वे टैक्स घटा दे। हालांकि पंजाब, बंगाल और असम, कई राज्यों ने हाल ही में पेट्रोलियम पदार्थों पर कुछ टैक्स घटा दिए हैं। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। केंद्र सरकार को लगता है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें चुनाव के लिए उनके खिलाफ काम कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि हम यह नहीं कह सकते कि कब तक टैक्स घटेगा, पर हम राज्यों से इसके बारे में बात कर रहे हैं। 31 मार्च 2020 को खत्म हुए वित्त वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर से 5.56 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच में 4.21 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। यह तब हुआ जब पेट्रोलियम की मांग कम थी। महंगे पेट्रोल की असली वजह पर पीएम ने घरेलू उत्पादन को जिम्मेदार बताया, लेकिन खुद की सरकार ने प्रोडक्शन 15% घटा दिया और इंपोर्ट 88% बढ़ा दिया। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते शनिवार यानी 20 फरवरी को एक बार फिर से पेट्रोल के दाम 39 पैसे और डीजल के दाम 37 पैसे प्रति लीटर बढ़े। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 58 पैसे और डीजल का दाम 80 रुपये 97 पैसे है। यह आंकड़ा 15 फरवरी की है। नए साल में अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 बार बढ़ चुकी है। फरवरी में अब तक पेट्रोल डीजल के रेट
15 बार बढ़ चुके हैं। सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूँ, जो आजकल चर्चा में है, वह केंद्रीय एक्साइज़ ड्यूटी जो पेट्रोल पर ₹32.90 और डीज़ल पर ₹31.08 प्रति लीटर वसूली जा रही है। लेकिन क्या पेट्रोल, डीज़ल की बढ़ती कीमतों की यही एक वजह है? जवाब है नहीं। इसकी दूसरी और सबसे बड़ी वजह है कि कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के लिए इम्पोर्ट पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। हम इम्पोर्ट पर निर्भरता जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएँगे, तेल की कीमतें उतनी ही बढ़ती जाएँगी। मनमोहन सरकार के आखिरी साल यानी 2014 में डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन 37.78 मिलियन टन था, जो कि 2019-20 में 15% घटकर 32.17 मिलियन टन पर आ गया। नतीजतन इम्पोर्ट पर हमारी निर्भरता बढ़कर 88% हो गई है। प्रधानमंत्री के बयान में सारा गणित छिपा हुआ था, जो उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में 17 फरवरी को ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या भारत जैसे एक विविध और सक्षम देश को एनर्जी इंपोर्ट पर निर्भर होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमने इस मसले पर पहले फोकस किया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं सहना पड़ता। जाहिर है कि प्रधानमंत्री तेल की बढ़ती कीमतों को का ठिकरा पिछली सरकार पर फोड़ रहे हैं। साथ ही यह भी मान रहे हैं कि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाता तो आज तक यह आलम न होता। ऐसे में आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्रूड ऑयल और डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या था और मोदी के कार्यकाल में क्या है। मैं आपको बता दूं मनमोहन के मुकाबले मोदी राज में क्या है। तो मोदी राज में जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है 15% घटा है और इम्पोर्ट 88% बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी सही कह रहे थे कि घटे हुए डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही है, पर यह सही नहीं है कि पिछली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार ने डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन में जबरदस्त गिरावट दर्ज की है। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे, तब डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन 37.78 मिलियन टन था और जो 2019-20 में यह 32.17 मिलियन टन पर आ गया। हकीकत तो यह है कि 2019-20 में डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन 2002 से भी लगभग 1 मिलियन टन कम हुआ है। डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन पिछले 18 साल यानी लगभग 2 दशकों से भी निचले स्तर पर है। 2022 तक इंपोर्ट पर निर्भरता 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार का एजेंडा 2022 तक क्रूड ऑयल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने का था। सरकार का टारगेट था कि 2022 तक कच्चे तेल में इंपोर्ट पर निर्भरता 10% घटा लेंगे। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे, तब देश में तेल की कुल खपत का 83% बाहर से आता था, यानी कि मोदी सरकार इसे 2022 तक घटाकर 73% करना चाहती थी। 2019-20 के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि यह घटने के बजाय बढ़कर 88% हो गया है। अब यह सवाल अब सवाल यह है कि क्या 2 साल में मोदी सरकार कच्चे तेल पर इंपोर्ट की निर्भरता घटाकर 88 से 73 तक ले कर लेगी? सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है अभी तक। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि ओएनजीसी ही कमज़ोर होगा तो कच्चे तेल का प्रोडक्शन कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ओएनजीसी एक पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनी है। देश में जितना डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 30% से ज़्यादा हिस्सा ओएनजीसी अकेले प्रोड्यूस करती है। अब सोचिए अगर ओएनजीसी ही कमज़ोर हो जाए तो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कैसे होंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं कि बगैर डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के तेल सस्ता नहीं हो सकता, तो उनके कार्यकाल में ओएनजीसी को और मजबूत क्यों नहीं किया गया? और सवाल यह है कि इसका उल्टा कैसे हो गया? इस ग्राफिक से समझते हैं। बजट में ओएनजीसी का बजट भी आधा किया गया और उसका पैसा भी ले लिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 13 और 14 और 2019 और 20 के आंकड़े हैं। एक्सप्लेनेशन पर खर्च जो 2013-14 में था वो 11,687 करोड़ था और कैश रिजर्व था 10,798 करोड़ था, जो कि 2019-20 में एक्सप्लोरेशन पर खर्च 2018-19 के मुकाबले 6,000 करोड़ हो गया और कैश रिजर्व भी घटा 968 करोड़ हो गया। जब मोदी सरकार सत्ता में आए थे तो उस वक्त तेल के नए स्रोत खोजने के लिए ओएनजीसी के पास 11,000 करोड़ रुपए का बजट था।
2018-19 में यह बजट घटकर 6,000 करोड़ पर आ गया, यानी आधा रह गया। सरकार ने उसका कैश भी ले लिया। ओएनजीसी के पास लगभग 11,000 करोड़ रुपए कैश था, जिसे वह ऑयल प्रोडक्शन के तमाम मदों में खर्च कर रही थी। पर सरकार ने के कहने पर इस पर रकम से ओएनजीसी ने बीपीसीएल के शेयर खरीद लिए, ताकि बीपीसीएल में विनिवेश हो सके। नतीजतन देश में डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन घट गया और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भरता के चलते देश में तेल की कीमतें आसमान छू रही है। इसके अलावा सरकार द्वारा लगातार बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी भी तेल की बढ़ती कीमतों को एक बड़ी वजह है। पेट्रोल डीजल कीमत से ज्यादा टैक्स तो अकेले केंद्र सरकार लेती है। मोदी राज में पेट्रोल पर टैक्स 3 गुना तो डीजल पर 7 गुना बढ़ा है। हम आंकड़े में देखते हैं कि अटल से मोदी तक कैसे बढ़ा दाम। अटल से मोदी तक अगर बात करें तो 2004 में पेट्रोल डीजल की कीमतें थी 35 रुपये 71 पैसे और डीजल की पेट्रोल की कीमत 35 रुपये 71 पैसे और डीजल की कीमत 22 रुपये 74 पैसे। 2009 में पेट्रोल बिक रही थी 40 रुपये 72 पैसे और डीजल थी 32 रुपये 92 पैसे। 2014 में 71 रुपये 41 पैसे और डीजल बिक रही थी 56 रुपये 71 पैसे। 2021 में पेट्रोल बिक रही है 90 रुपये 98 पैसे और डीजल बिक रही है 80 रुपये 97 पैसे। पेट्रोल की कीमतें मध्य प्रदेश और राजस्थान में शतक लगा चुकी है। डीजल भी बराबरी है से उसके पीछे चल रही है। दोनों कीमतों में कुछ पैसे लगभग रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। 9 फरवरी से अब तक दिल्ली में पेट्रोल का दाम 3 रुपये 28 पैसे और डीजल का दाम 3 रुपये 49 पैसे बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करना उसके हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ये सब तब हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें कांग्रेस सरकार की तुलना में लगभग आधी हो चुकी है। अब जब मोदी ने बढ़ती कीमतों के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि मनमोहन सरकार से मोदी सरकार तक पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स बढ़ गया है, सरकार की कमाई कितनी बढ़ गई है, सरकारी तेल कंपनियों का मुनाफा कितना बढ़ गया है। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कच्चे तेल पर मोदी सरकार की नसीब बहुत अच्छा है। 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो कच्चे तेल की कीमत 106.85 डॉलर प्रति बैरल थी। एक बैरल यानी कि 169 लीटर। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने बाद यानी सितंबर में कच्चे तेल की कीमत $100 के नीचे आ गई और तब से नीचे ही है। सत्ता में आने के बाद जब कच्चे तेल की कीमतें घटी तो कांग्रेस ने इसे मोदी का नसीब बताया। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि मेरे नसीब से अगर जनता का भला हो रहा है तो दिक्कत क्या है। कच्चे तेल की कीमत को लेकर मोदी का नसीब वाकई अच्छा है। जनवरी 2021 में कच्चे तेल की कीमत 54.79 डॉलर प्रति बैरल थी, यानी मनमोहन सरकार जाने के बाद से कच्चे तेल की कीमतें लगभग आधी हो गई है। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं, कच्चे तेल की कीमत 40% घटी है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से ज़्यादा महंगी हो गई है। मई 2014 में जब 106.85 प्रति पैसे पर बैरल था, जब पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 41 पैसे और डीजल की कीमत 56 रुपये 71 पैसे। मई 2015 में ये हो गया 63 रुपये 82 पैसे पर $63.82 पर बैरल, जब पेट्रोल की कीमत हो गई 63 रुपये 16 पैसे और डीजल की कीमत हो गई 49 रुपये 57 पैसे। मई 2016 में और घटा और 45.1 डॉलर पर बैरल और जो पेट्रोल की कीमत हो गया वो 62 रुपये 19 पैसे और डीजल की कीमत 50 रुपये 95 पैसे। मई 2017 में जो एक बैरल क्रूड ऑयल का कीमत हो 50 रुपये 57 पैसे डॉलर के हिसाब से हो गया और पेट्रोल की कीमत हो गया 68 रुपये 9 पैसे और डीजल की कीमत 57 रुपये 35 पैसे। 2018 की बात करें तो इस समय में 75 रुपये 25 पैसे पर बैरल था डॉलर के हिसाब से और
उस समय पेट्रोल की कीमत था 74 रुपये 63 पैसे और डीजल की कीमत 65 रुपये 93 पैसे। 2019 में यह 70 रुपये पर $70 पर बैरल हो गया। उसके पेट्रोल की कीमत हो गया 73 रुपये 13 पैसे और डीजल की कीमत हो गया 66 रुपये 71 पैसे। मई 2020 में और कम हुआ और सीधे आधे से भी कम पे आ गया 30 रुपये 61 पैसे पर बैरल, जबकि पेट्रोल की कीमत हो गया 69 रुपये 59 पैसे और डीजल की कीमत 62 रुपये 29 पैसे। फरवरी 2021 में अभी जो वर्तमान में है 65 रुपये 19 पैसे और डीजल की कीमत है 90 रुपये 93 पैसे और डीजल की कीमत 81 रुपये 32 पैसे। क्रूड ऑयल की कीमती प्रति बैरल हिसाब से है। लेकिन जनता का नसीब अच्छा नहीं है, यह कहना पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतों पर मोदी का नसीब अच्छा है, लेकिन जनता का नहीं, क्योंकि कीमतें कम होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हुई है। उल्टा हम पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। इसको ऐसे देखिए कि जब मोदी सत्ता में आए तब पेट्रोल पर 34 और डीजल पर 22% टैक्स लगता था, लेकिन आज पेट्रोल पर 64 और डीजल पर 58% टैक्स लगता है। यानी हम सब पहले की तुलना में पेट्रोल पर 2 गुना और डीजल पर 2.5 गुना टैक्स दे रहे हैं। इसे ऐसे देख सकते हैं कि मई 2014 में कैसा था। मई 2014 में जो पेट्रोल बेस प्राइस था वो था 47 रुपये 13 पैसे और केंद्र का टैक्स था 10 रुपये 38 पैसे, डीलर का कमीशन था 2 रुपये, राज्य का टैक्स था 11 रुपये 90 पैसे, कुल कीमत था 71 रुपये 40 पैसे। फरवरी 2021 में हो गया 32 रुपये बेस प्राइस हो गया और 32 रुपये 90 पैसे केंद्र का टैक्स हो गया, जो कि 102% के आसपास है, यहाँ 100% ले सकते हैं। डीलर की कमीशन 3 रुपये 68 पैसे और राज्य का टैक्स हो 20 रुपये 61 पैसे, ये 64% के आसपास है, कुल कीमत 89 रुपये 29 पैसे। मई 2014 में बेस प्राइस था 44 रुपये 45 पैसे, केंद्र का टैक्स था 4 रुपये 52 पैसे, डीलर का कमीशन था 1 रुपये 19 पैसे, राज्य का टैक्स था 6 रुपये 55 पैसे और कुल कीमत था 56 रुपये 71 पैसे। ये डीलर का रेट है, डीजल का रेट था। और इसी तरह फरवरी 2021 में ये हो गया 33 रुपये 71 पैसे बेस प्राइस है और 31 रुपये 80 पैसे केंद्र का टैक्स है, ये थोड़ा सा कम है 100 से, और डीलर का कमीशन 2 रुपये 51 पैसे और राज्य का टैक्स 11 रुपये 68 पैसे और कुल कीमत 79 रुपये 70 पैसे है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के जरिए टैक्स लेती है। 2000 मई में जब मोदी सरकार आई थी तब केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये 38 पैसे और डीजल पर 4 रुपये 52 पैसे टैक्स वसूलती थी। ये टैक्स एक्साइज ड्यूटी के रूप में लिया जाता था। मोदी सरकार में 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, लेकिन घटी सिर्फ 3 बार। आखिरी बार मई 2020 में एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपये 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपये 83 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है। मोदी के आने के बाद केंद्र सरकार पेट्रोल पर 3 गुना और डीजल पर 7 गुना टैक्स बढ़ा चुकी है। मोदी सरकार में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 गुना और डीजल पर 7 गुना बढ़ी है। इससे सरकार की कमाई 3 गुना बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की अच्छी खासी कमाई होती है। मोदी सरकार ने तो इससे कमाई 3 गुना तक बढ़ा ली है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी पीपीसीए के मुताबिक 2014 में सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने 77,982 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि 2019-20 में 2.23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। 2020-21 में पहली छमाही में यानी कि अप्रैल से सितंबर तक मोदी सरकार ने 1.31 लाख करोड़ रुपए कमाई हुई है। अगर इसमें और दूसरे टैक्स भी जोड़ लें तो ये कमाई लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। ये आंकड़ा और ज्यादा होता अगर कोरोना नहीं आया होता और लॉकडाउन ना हुआ होता। एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने की 68% की कमाई की बढ़ी है। पूरे आंकड़े देख सकते हैं कि 2013-14 में जो केंद्र सरकार की कमाई थी वो 77,982 करोड़, 2014-15 में 99.68 करोड़ और 2014-15-16 में 1,78,477 करोड़, 2016-17 में 2,42,691 करोड़, 2017-18 में 2,29 करोड़, 2,29,700
716 करोड़, 2018-19 में 2,14,369 करोड़, 2019-20 में 2,23,057 करोड़ और 2020-21 में 1,31,545 करोड़, क्योंकि इस साल में कोरोना भी था, इसलिए सरकार को कम मिली है। अब मैं आपको राज्य के टैक्स बताता हूँ। केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी लगाकर कमाई कर ली। अब बारी है राज्य सरकार की, क्योंकि केंद्र सरकार एक ही है, इसीलिए पूरे देश में एक्साइज ड्यूटी एक ही लगती है, लेकिन राज्य सरकारें अलग-अलग है, तो हर राज्य में अलग-अलग टैक्स लगता है। राज्य सरकार पेट्रोल, डीजल पर कई तरह के टैक्स और सेस लगाती है। इनमें सबसे प्रमुख वैट और सेल्स टैक्स है। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट सेल्स टैक्स राजस्थान सरकार वसूलती है। यहाँ पर पेट्रोल 38% और डीजल पर 28% टैक्स लगते हैं। उसके बाद मणिपुर, तेलंगाना और कर्नाटक है, जहाँ पर पेट्रोल पर 35 या उससे अधिक टैक्स लगता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% वैट लगता है। इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से कितने टैक्स लगते हैं। अंडमान निकोबार में 6% पेट्रोल पर और 6% डीजल पे। आंध्र प्रदेश में 31% पेट्रोल पर और 22.25% डीजल पर। अरुणाचल प्रदेश में 20% पेट्रोल पर और 12.50% डीजल पर। इसी प्रकार असम में 32.66% प्रतिशत जो पेट्रोल पर लगता है और 23.66 डीजल पर लगता है। बिहार में 26% लगता है और डीजल पर 29% लगता है। चंडीगढ़ में 22.45% लगता है पेट्रोल पर और 14.2 लगता है डीजल पर। छत्तीसगढ़ में 25% लगता है पेट्रोल पर, 25% लगता है डीजल पर। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 20% पेट्रोल पर, 20% डीजल पर। दिल्ली में 30% पेट्रोल पर और 16.75 डीजल पर। गोवा में 25% पेट्रोल पर और 22% डीजल पर। गुजरात में 20%, 20.10% पेट्रोल पर, 20.20% डीजल पर। हरियाणा में 25% पेट्रोल पर, 16.40 लगता है डीजल पर। हिमाचल प्रदेश में 25% पेट्रोल पर और 14% डीजल पर। जम्मू कश्मीर में 24% पेट्रोल पर, 16% डीजल पर। झारखंड में 22% पेट्रोल पर और 22% डीजल पर। कर्नाटक में 35% पेट्रोल पर और 24% डीजल पर। केरल में 38.8% पेट्रोल पर और 22.76% डीजल पर। लद्दाख में 24% पेट्रोल पर और 16% डीजल पर। लक्षद्वीप में 0% लगता है, दोनों ही पड़ी। मध्य प्रदेश में 33% पेट्रोल पर, 23% डीजल पर। महाराष्ट्र में 25% पेट्रोल पर, 21% डीजल पर। मणिपुर में 36.5% पेट्रोल पर, 22.5% डीजल पर। मेघालय में 31% पेट्रोल पर, 22.5% डीजल पर। मिजोरम में 25% पेट्रोल पर, 14.5% डीजल पर। नागालैंड में 29.8% पेट्रोल पर, 17.5% डीजल पर। उड़ीसा में 32% पेट्रोल पर, 28% डीजल पर। पांडिचेरी में 28% पेट्रोल पर, 19.75% डीजल पर। पंजाब में 24.9% पेट्रोल पर, 15.94% पेट्रोल पर डीजल पर। राजस्थान में 38% पेट्रोल पर, जो सबसे ज्यादा हाई है, और 28% डीजल पर, ये भी लगभग सबसे हाई है। सिक्किम में 25.25% पेट्रोल पर, 14.75 डीजल पर। तमिलनाडु में 15% पेट्रोल पर, 11% डीजल पर। तेलंगाना में 35.20% पेट्रोल पर, 27% लगता है डीजल पर। त्रिपुरा में 25% लगता है पेट्रोल पर और 16.50% डीजल पर। उत्तर प्रदेश में 26.80 पेट्रोल पर, 17.48% डीजल पर। उत्तराखंड में 25% लगता है पेट्रोल पर और 17.48 जो प्रतिशत डीजल पर। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 25% पेट्रोल पर, 17% डीजल पर टैक्स लगता है। राज्यों की बढ़ी कमाई भी कहीं, लेकिन ज्यादा नहीं है। पेट्रोल डीजल पर वैट और सेल टैक्स लगाकर राज्य सरकार ने भी अच्छी कमाई की है। हालांकि ये कमाई केंद्र की तुलना में कम है,
2013-14 में राज्य सरकार ने वैट और सेल्स से 1.29 लाख करोड़ रुपए कमाए। 2019-20 में ये कमाई 55% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई। 2020-21 में पहली छमाही में ही राज्य सरकार ने 78,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए। यहाँ भी वही फॉर्मूला लागू होता है जो केंद्र सरकार पर लागू होता है, यानी कि ये कमाई और ज़्यादा होती और अगर लॉकडाउन ना लगा होता। इस प्रकार के आंकड़े भी देख सकते हैं किस प्रकार से कितने-कितने का वही राज्यों की कितने सेल टैक्स लगे हैं और कितनी राज्य सरकार की कमाई हुई है। तो 2013-14 में के ले लिए 1,29,000 करोड़ और 2014-15 में 1,37,000 करोड़, 2015-16 में 1,42,000 करोड़, 2016-17 में 1,66,000 करोड़, 2017-18 में 1,85,000 करोड़, 2017-18-19 में 2,01,000 करोड़, 2019-20 में 2 लाख करोड़ और 19-20 में 78,000 करोड़ इतने की कमाई हुई है। अब आते हैं सरकारी कंपनी के भी अच्छे दिन आए हैं। देश के 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियाँ इनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल है। इन तीनों ही कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है। इन तीनों कंपनियों ने दिसंबर 2019 में 4,347 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि दिसंबर 2020 में इनका मुनाफा बढ़कर 10,050 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने का मुनाफा 215% तो भारत पेट्रोलियम का 120% बढ़ा है। अब पूरे देख सकते हैं कितनी किसका ग्रोथ है। देख सकते हैं 2019 में क्या था, 2020 में क्या है, 2019 और 20 में। इस प्रकार से अब बात है पड़ोसी देश की भी। मोदी सरकार आने के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 15 रुपए और डीजल की कीमत 23 रुपए तक बढ़ गई है। अप्रैल 2014 में दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 72 रुपए 26 पैसे और डीजल 55 रुपए 49 पैसे आता था, लेकिन आज पेट्रोल 90 रुपए और डीजल 80 रुपए से ज़्यादा हो गया है। इस दौरान भारत में यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें ज़बरदस्त बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देशों में इनकी कीमतों में कमी आई है। पाकिस्तान में अप्रैल 2014 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 66 रुपए 17 पैसे था और डीजल की कीमत 71 रुपए 27 पैसे। लेकिन अब वहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल 51 रुपए 13 पैसे और डीजल 53 रुपए के आसपास है। हमारे 4 पड़ोसी ने सिर्फ बांग्लादेश ही ऐसा है जिसने इस दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है, वो भी मामूली। यहाँ पे भी देख सकते हैं भारत ने 2014 में 72 रुपए 26 पैसे था, फरवरी 2021 में 90 रुपए 58 पैसे हो गया। इसी प्रकार डीजल भी है 55 रुपए और इस प्रकार के सारे आंकड़े हैं। पाकिस्तान में जो 2014 के आंकड़ा है जो 66 रुपए 17 पैसे था और फरवरी में 51 रुपए 13 पैसे यहाँ की इनकी कीमतें घटी है। बांग्लादेश में कीमतें बढ़ी हैं, यहाँ पे 74 रुपए 2014 में 74 रुपए 43 पैसे था और अब 76 रुपए 40 पैसे यानी कि मामूली सी वृद्धि हुई है। जबकि डीजल में पहले 52 रुपए था 2014 में और अब 55 रुपए 80 पैसे हुई है। श्रीलंका में 74 रुपए 92 पैसे था जो कि 60 रुपए 26 पैसे काफ़ी घटी है। जबकि डीजल में पहले 2014 में 56 रुपए 17 पैसे था और जो कि अब 38 रुपए 92 पैसे हो गया है। नेपाल में देखिए 83 रुपए 61 पैसे था जो कि अब 68 रुपए 97 पैसे है और डीजल की भाव कीमत 65 रुपए 84 पैसे था जो कि अब घट के 58 रुपए 31 पैसे हो गया। ये सारा डाटा सौजन्य से भास्कर समाचार में लिखी है उसके अनुसार है। इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो या कुछ कमी रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर जवाब दें लिखें ताकि हम आगे से और सुधार करें और आपके लिए ऐसी ही जानकारी वाली खबरें लेकर आएँ।